नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं बच्चों, बताइए पढ़ाई कैसे चल रही है, परीक्षा कैसे चल रही है, पेपर जो बीता है अब तक कैसे बीता है। अच्छा ही बीता होगा, हमको पूरा उम्मीद है। और आज जो है आप लोगों को हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल पेपर, जो एकदम लास्ट पेपर आपको ये पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच में ड्राइंग है, उसके बाद से लास्ट पेपर आप लोगों का सोशल साइंस पड़ेगा। तो इस क्रम में हम फिर से एक नया धमाकेदार और पूरा ये सिलेक्टेड क्वेश्चन को लाए हैं प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आप लोगों का संभवतः 7 मार्च को पेपर ये होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम इस सामाजिक विज्ञान के मॉडल को थोड़ा समझ लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि आईएएस जो है 70 नंबर का ये आपका पेपर रहेगा, 70 नंबर का, और पूर्णांक जो है 70 नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों। इसमें से जो 20 नंबर ओएमआर वाला प्रश्न होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, जैसे आप लोग जानते हैं, और ये खंड अ होगा, यानी खंड अ में प्यारे बच्चों ओएमआर वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें से 4 विकल्प दिए रहेंगे और उसका आंसर जो है ओमार में रखना होगा। आप लोग सब जानते हैं, फिर भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला, ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। चलिए प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एकदम स्पेशल आप लोगों के लिए ये चुन कर लाए हैं प्रश्न, जो परीक्षा में हूबहू यही मिल जाने की उम्मीद है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखते हैं, आगाज करते हैं प्रश्नों की, अब सिलसिला शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुई। प्रश्न देखेंगे, पहले चैप्टर से प्यारे बच्चे जो पढ़े होंगे वो तुरंत बता देंगे। तो प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुई। 1788 में, 1789 में, 1790 में, या 1787 ईस्वी में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बताइए फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, बताइए, जल्दी बताइए, आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए और बताइए। तो किसमें हुआ था प्यारे बच्चों, किस सन में। तो याद रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो 1789 में, यानी 1789 में हुआ था, यानी 1789 में हुआ था। तो इसको हम लॉक करते हैं प्यारे बच्चे, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही जोरदार, नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन, जिसका नाम पूरा है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जानते हैं, इनको नेपोलियन कहा जाता है। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई, 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, या 1816 में, या 1817 ईस्वी में। बताइए प्यारे बच्चों, बताइए, एकदम यही रटवा देंगे आप लोगों को, यही याद करवा देंगे प्यारे बच्चों। बताइए नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए, बताइए सारे बच्चों बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 1815 ईस्वी में। तो इसलिए बी ऑप्शन को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन को लॉक किया जाए, यानी नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट, यानी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। क्या पहला ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1922 ईस्वी में, डी 1923 ईस्वी में। तो बताइए प्यारे बच्चों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से, तो इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी रिलेटिव क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1919 होगा कि 1920 होगा कि 1922 होगा कि 1923 होगा। तो बताएं इसका जवाब क्या होगा बच्चों। तो इसका जवाब होगा 1920 ईस्वी में, इसलिए इसको लॉक किया जाए। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। इस तरह से हम लोग 3 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पुराना क्वेश्चन है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, इसको सब लोग जानते होंगे। सारे बच्चों इसका जवाब दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में कि 1904 में कि 1857 में कि 1855 में। बताइए, जल्दी बताइए,
जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो क्या होगा इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चे, एकदम आप लोगों को कंठस्थ करवा देंगे, याद करवा देंगे प्यारे बच्चों, बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन 5वां, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से, यानी कौन सी बीमारी फैली जिससे वहां के अधिकांश पशु जो है प्यारे बच्चे मर गए। तो वो कौन सी बीमारी है, प्लेग है कि मलेरिया है कि रिंडर पेस्ट है कि एनिमल फीवर है। बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चों, कि अफ्रीका में कौन सी ऐसी बीमारी फैली जिससे वहां के अधिकांश पशु जो है मर गए। क्या वो प्लेग था, क्या वो मलेरिया थी, क्या वो रिंडर पेस्ट था, क्या एनिमल फीवर था। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ प्यारे बच्चों, तो इसको याद रख लेंगे कि ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट, ये रिंडर पेस्ट ऐसी बीमारी आई जैसे इस बीमारी से अफ्रीका के अधिकांश पशु जो है मर गए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 5 प्रश्न हमने कवर किया। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन से उतार लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 6 में पहुंचते हैं। 6वां क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों, 1945 में, बी 1942 में, सी 1920 में, डी 1947 में। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। ये 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945 को हुई कि 1942 को हुई कि 1920 को कि 1947 को। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आप लोगों को आज एकदम रटवा देना है प्यारे बच्चों, और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा प्यारे बच्चों, एकदम इसको रट के जाइएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई प्यारे बच्चों। कब हुई, 1945 में हुई। तो इस तरह से इसको हम लग करते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों, 1945 में, याद रखेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है प्यारे बच्चों, चट्टाने हैं कि पशु है कि पौधे हैं कि मछलियां हैं। अजैविक संसाधन मतलब कि जो क्या हो, निर्जीव हो प्यारे बच्चों, निर्जीव हो। अब तो आप लोग पकड़ लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, चट्टाने कि पशु कि पौधे कि मछलियां। आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये पशु, पौधे और मछलियां, इन तीनों में जीव है यानी जैव है, लेकिन अजैवी है तो क्या होगा, चट्टाने। तो इसलिए ए ऑप्शन को लॉक किया जाता है, यानी ए आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है प्यारे बच्चों। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर फसल के लिए अलग अलग मिट्टियां होती है, उसी तरह यहाँ भी चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है अधिक उपयुक्त होती है या सबसे अच्छी होती है। क्या लाल मिट्टी है, क्या जलोढ़ मिट्टी है, क्या पर्वतीय मिट्टी है, और क्या लेटराइट मिट्टी है। तो जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों, एकदम फास्ट बताइए बच्चों, समय बिना समय को गंवाए हुए जल्दी बताइए। क्या लाल मिट्टी के लिए उपयुक्त है कि ये जल मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, किस मिट्टी के लिए ये चाय किसके लिए उपयुक्त है, किस मिट्टी के लिए। तो सही आंसर होगा बच्चों लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी याद रखेंगे, लाल मिट्टी नहीं होगा, लेटराइट मिट्टी होगा, ठीक ना। यानी चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है प्यारे बच्चों। यानी खतरा है, यानी आने वाले भविष्य में वो लुप्त हो सकती है प्यारे बच्चों। बताइए भारत में कितने प्रतिशत ऐसे जो है स्तनधारी जीव है जो लुप्त होने की कगार पर है, यानी खतरा जो है मंडरा रहा है लुप्त होने का। क्या 10% है, क्या 20% है, क्या 30% है कि 40% है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे इस आंकड़ा को, ये आंकड़ा है 20% प्यारे बच्चों, इसलिए 20 को यानी ऑप्शन बी को लॉक किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 10वां, चिपको आंदोलन संबंधित है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। चिपको आंदोलन संबंधित है, क्या मृदा संरक्षण से है,
क्या जल संरक्षण से है कि वन संरक्षण से है कि वायु संरक्षण से? बताइए जल्दी, फास्ट, एकदम फास्ट बताइए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि इसका आंसर सारे लोग जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं, जो पढ़ते हैं वो सारे बच्चे बता देंगे इसका आंसर। तो इसलिए चिपको आंदोलन किससे है बच्चों? तो वन संरक्षण से है, वन संरक्षण से है बच्चों। इस पर एक छोटी सी घटना है बच्चों। ये चिपको आंदोलन इसलिए कहा गया कि जो वन था उस वन को, उस वन में जो पेड़ पौधे थे उस पेड़ पौधे को काटने के लिए लोग आए थे, और इसको बचाने के लिए कुछ लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने, महिला, औरत, महिला जो भी, मर्द पुरुष जो भी हो, वो क्या किए थे? पेड़ पर जाके पेड़ को चिपक करके पकड़ लिए थे और कह रहे थे कि नहीं, पहले अगर पेड़ को काटना है तो हमको काटना होगा। तो इसलिए इसको बोला गया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? वन संरक्षण के लिए, वन की संरक्षण के लिए होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पेन से जो भी लिख रहे हैं ऐसे लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हाँ बच्चों, तो अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है असम या आसाम जिसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। जल्दी बताइए, फास्ट एकदम बताइए बच्चों कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में पूछता है प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम याद कर लेंगे, एकदम रट लेंगे इसको। क्या असम है कि पश्चिम बंगाल है कि उड़ीसा की मध्य प्रदेश? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को हम बता दें कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस पर बनाई गई? दामोदर पर कि कोसी पर कि नर्मदा नदी पर कि चिनाब पर? बताइए जल्दी बताइए प्यारे बच्चों कि भारत की पहली जो है नदी घाटी परियोजना, ये नदी घाटी परियोजना जो है किस पर बनाई गई है? क्या दामोदर पर बनाई गई है कि कोसी पर कि नर्मदा पर कि चिनाब पर? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों दामोदर पर। दामोदर पर बनाया गया, पहली जो नदी घाटी परियोजना था दामोदर पर बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 13। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? क्या महात्मा गांधी जी ने कहा कि विनोबा भावे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अन्ना हजारे ने कहा? बताइए जल्दी बताइए कि किसने जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का आधुनिक मंदिर कहा, यानी आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा था, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? यानी वो कौन ऐसा अनाज है इन चारों ऑप्शनों में से जिसको मोटे अनाज में रखा गया है? क्या वो चना है, क्या वो ज्वार है, क्या मूंगफली है कि क्या मूंग है? तो प्यारे बच्चों बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ तो वो क्या है? ज्वार होता है प्यारे बच्चों, ज्वार, यानी ज्वार जो है मोटे अनाज के अंतर्गत रखा गया। अगर ज्वार की जगह पर मक्का होता है तो मक्का होता ऑप्शन सही। तो ये ज्वार, बाजरा, मक्का ये सब क्या है? मोटे अनाज है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? क्या कोयला है, क्या सौर ऊर्जा है, क्या पेट्रोलियम है, क्या प्राकृतिक गैस है? तो बताइए गैर परंपरागत कह रहा है तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा प्यारे बच्चों, बी, यानी बी जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी सौर ऊर्जा। क्या होगा ऑप्शन? सौर ऊर्जा। इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन बना लिए, कर लिए, इसको जल्दी लिख लीजिए कि आगे बढ़े। हाँ तो प्यारे बच्चे हम लोग अब पहुंचे हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, यानी दो राज्यों के बीच जब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब उधर से आता है इधर, इधर से जाता है उधर, तो हम क्या नाम देते हैं उसका? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार
कि आंतरिक व्यापार कि वस्तु विनिमय? बताइए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि जब दो राज्यों की वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो वो बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि अपने राष्ट्र में ही हो रहा है, ठीक ना। अगर विदेशों में होता तो अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन ए लॉक किया जाए, ए सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्या 1950 में किया गया, कि 1953 में किया गया, कि 1960 में, कि 1998 में? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है 1953 में किया गया प्यारे बच्चों। 53 को याद रखेंगे, 1953 में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? क्या विधानसभाओं में, कि लोकसभा में, कि पंचायती राज संस्थाओं में, कि राज्यसभा में? तो बताइए बच्चों कि किसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? तो वो किसमें है बच्चों? तो वो है पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है लॉक किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील है, कि भारत है, कि फ्रांस है, कि बांग्लादेश है? बताइए, जल्दी बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा देश जो है वो विकसित देश है? तो वो कौन सा है देश? वो देश है फ्रांस, वो देश है फ्रांस। ठीक, चलिए, और इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न यानी खंड अ का अंतिम प्रश्न प्यारे बच्चों वो है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, यानी चार ऑप्शन जो दिया है उसमें से उत्पादन का कौन सा साधन है? पूंजी है, कि सेवाएं हैं, कि लाभ है, कि कर है? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों पूंजी, क्योंकि पूंजी रहेगा तभी उत्पादन होगा प्यारे बच्चों। पूंजी नहीं है तो कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा खंड अ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में से जो आपका परीक्षा में आएगा वो फंस जाएगा, इसमें से मिल जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 20 क्वेश्चन पूरा एकदम रट्टा मार लेंगे, याद करके जाएंगे परीक्षा हॉल में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जल्दी से इसको लिख लीजिए कि आगे हम खंड ब शुरू करें। हाँ तो प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग खंड ब को देखते हैं। खंड ब जो है वो जो होगा वर्णात्मक प्रश्न होगा प्यारे बच्चों, वर्णात्मक यानी वो एक्सप्लेन करके लिखना होगा, लेकिन ये 4 नंबर का होगा प्यारे बच्चों। कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। ये जो हम लोग इसके जस्ट पहले जो पढ़े हैं खंड अ जो बहुविकल्पी था प्यारे बच्चों वो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था, यानी टोटल जो हम लोग 20 नंबर पढ़ चुके हैं। अब जो है खंड ब जो है वो एक्सप्लेन वाला प्रश्न है और वो भी लघु उत्तरी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लघु उत्तरी है, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें जो है 4 क्वेश्चन रहेगा, यानी कुल अथवा करके भी दिया रहेगा प्यारे बच्चों, यानी 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा इस तरह से। जैसे पहला का, फिर उसका अथवा, फिर दूसरा, फिर उसका अथवा, फिर तीसरा, फिर उसका अथवा, फिर चौथा और फिर उसका अथवा। यहाँ जगह का अभाव है बच्चों इसलिए अथवा में नहीं दिए हैं, इसको जब मिटा करके फिर ऊपर हम दे देंगे। यानी कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन करना होगा जो आएगा और 4 क्वेश्चन छोड़ना होगा प्यारे बच्चों। और ये टोटल नंबर जो होगा 16 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो चलिए बच्चों इसका हम लोग फटाफट जो है अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और इसका आंसर हम नहीं देंगे, इसको आप याद कर लेंगे। इसको लर्न आप लोगों को करना है विद्या से, गाइड से, किताब से, या जो भी नोट्स बुक है उससे आप लोग कंप्लीट करना है। बस हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, समझा देंगे कि प्रश्न का प्रारूप कैसे रहेगा, किस टाइप का प्रश्न आएगा, बस इसको हम बता देंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? अभी इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े भी हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसके मुख्य कारण क्या था कि फ्रांस में जो है क्रांति आ गई।
अथवा अगर ये नहीं आता है तो अथवा के रूप में रहेगा, अथवा भारतीय वनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय वन है उस वनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसका क्या करना है, वर्णन करना है, विस्तार से थोड़ा लिख देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, प्रकाश डालिए। क्या है प्यारे बच्चों, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं और प्रकाश डालिए। अथवा भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो इन दोनों में से किसी का भी उत्तर आप भली भांति जानते हैं तो इसको परीक्षा में लिख देंगे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो भूगोल से लिया गया है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, मृदा अपरदन क्या है और उस पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 4 नंबर का ही है। अथवा भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है, इसको लिखना है या इसको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। या अथवा जगह नहीं था इसलिए इसको हम नहीं लिख पाए, अथवा के रूप में आप लिख सकते हैं। अथवा यहां बता दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अथवा कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या बच्चों, कोपरा बहुत ही अच्छा शब्द है ये, कोपरा, ठीक ना, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है कि सत्य की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए, अथवा कोपरा क्या है, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हुआ। इस तरह से क्वेश्चन आप भली भांति तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का 4 चौके 16 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग कवर कर लिए जो 16 नंबर का आएगा। तो इस तरह से इस प्रारूप से आप क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हम इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो वो भी कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का एक प्रश्न होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब तक आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब जो हम लोग वर्णात्मक प्रश्न यानी खंड ब का वर्णात्मक प्रश्न देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम ध्यान देते हैं, इसको कवर करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है ये प्रत्येक प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 6 नंबर का होता है, जैसे हम लिखे भी हैं। और ये 8 क्वेश्चन ये भी रहता है जिसमें से 4 क्वेश्चन करना होता है और 4 क्वेश्चन छोड़ना होता है प्यारे बच्चों। अब इसमें से जो आप लोगों को आता है वो करेंगे। तो चलिए 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, उल्लेख कीजिए। और ये कितने नंबर का है प्यारे बच्चों, 6 नंबर का है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा के रूप में दिया रहेगा। और प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। तो इन दोनों में से प्यारे बच्चों कोई एक अगर आता है तो उसको कर लेंगे, 6 नंबर मिल जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए 6ठे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन है कि भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसकी व्याख्या करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, व्याख्या करना है इसका। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को जटिल लगता होगा तो उसका अथवा उसके नीचे दिया रहता है। भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखना है प्यारे बच्चों। क्या लिखना है, लेख, ठीक ना। तो इस तरह से ये 6ठा क्वेश्चन जो है
है और ये अथवा करके रूप में है। इन दोनों में से कोई अगर आता है जिसके बढ़िया से जानकारी है वो लिखेंगे और 6 नंबर मिल जाएगा। तो 5 और 6 हम लोग कवर कर लिए। फिर 7 और 8 दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा। तो चलिए 5 और 6 देख लीजिए, फिर 7वां और 8वां बता दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए। किस पे लिखना है प्यारे बच्चों, लौह अयस्क उत्पादन में, यानी भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखना है। अथवा पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो इन दोनों में से प्यारे बच्चों कोई एक लिख लेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 6 नंबर। चलिए 8वां और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। 8वां है, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये जितना क्वेश्चन हम बताए हैं ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है अपने नोटबुक से, विद्या से, जो भी जैसे आप तैयारी किए हैं उसको भली भांति देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से ये परीक्षा में मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो मानचित्र से संबंधित है प्यारे बच्चे, क्योंकि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र भी आता है, मैप भी आता है, यानी भारत के मानचित्र रहता है और उसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन रहेगा और उसमें वो भरना होगा, दर्शाना होगा कि कौन कहाँ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए, तब हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं खंड ब में ही मानचित्र कार्य, क्वेश्चन नंबर 9 मानचित्र कार्य। और मानचित्र कार्य को भरने से पहले, देखने से पहले कुछ निर्देश है, उस निर्देश को हम लोग देख लेते हैं। और क्या निर्देश है प्यारे बच्चों, निर्देश ये है, यही निर्देश है, ये जो लिखा हुआ है ना क, ये जो क लिखा है प्यारे बच्चों, ये जो क है, ये जो क है आप लोगों का, ये क है, यही निर्देश है, ये निर्देश है प्यारे बच्चों, ये निर्देश है। निर्देश को थोड़ा पढ़ लिया जाए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2, यानी आधा प्लस आधा, आधा आधा जुड़ेगा तो क्या होगा, पूरा, माने 1 नंबर, आधा नंबर यानी 1 नंबर अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। प्यारे बच्चों इसका आंसर कॉपी में नहीं देना है, इसका आंसर जो है मानचित्र में दर्शाना है, इस बिंदु द्वारा, लिखना भी नहीं है। और वो दर्शा देना है कि भारत के मानचित्र में ये कहाँ है, पहला का आंसर कहाँ है, भारत के मानचित्र में दर्शा देना है इस चिन्ह से। समझ में आ रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि करना क्या है, ठीक ना, बहुत ज्यादा बच्चे जो है परेशान रहते हैं इसको लेकर के। तो इस चीज को आप लोग क्लियर कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ था, मतलब वो स्थान दिखाना है उस नक्शे में जहां से दांडी यात्रा शुरू हुआ था। तो इस तरह से इस पे आधा आधा करके 1 नंबर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है, इसके लिए भी लिख करके अंकित करना होगा, मतलब वो जगह अंकित करना पड़ेगा इस चिन्ह द्वारा। अगला है कि वह स्थान जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, तो इसका भी नंबर 1 नंबर है, आधा आधा करके। और 5वां और लास्ट क्वेश्चन है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, और नक्शे में वो आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इस तरह से
9 का जो खंड क है, क में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चन जो है आप लोग भारत के मानचित्र में भर लेंगे उचित जगह पर। उसके बाद से हम लोग ख में पहुंचते हैं। ख में यानी ये क है और फिर ख है, तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मानचित्र का ये जो ख है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी जो है मानचित्र में ही भरना होता है। अंतर इतना है कि इसके पहले वाले जो बताए थे वो हिस्ट्री में से था और ये जो है ज्योग्राफी में से रहेगा। तो ख पढ़ लेते हैं निर्देश को। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या दर्शाना है? पहला है नागार्जुन सागर बांध को ये एक बिंदु द्वारा, मतलब इसको गोला करके रख देना है, चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शा देना है, और ये भी आधा आधा करके 1 नंबर का रहेगा। दूसरा है कि कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र ये त्रिभुजाकार रंग करके चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शा देना है, ये भी 1 नंबर का है। तीसरा है मुंबई बंदरगाह को गोला करके उसके अंदर जो है एक बिंदु को दिखा देना है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये भी 1 नंबर का है। चौथा है लाल मिट्टी का क्षेत्र, ये एक त्रिभुज, यानी इसके ठीक मतलब इसको कलर नहीं करेंगे, ठीक ना, त्रिभुज चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शा देना है, ये भी 1 नंबर का है। और अंतिम क्वेश्चन है भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को ये एक वर्ग चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शा देना है, और ये भी 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरा सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर था, और ऐसा ही हुबहू क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भली भांति एकदम रिवीजन करके आप लोग परीक्षा में जाएंगे। उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करेंगे कि सर इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, फिर उसको हम क्लियर कर देंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल से आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करेंगे, चाहे जो भी, अगर नए भी बच्चे हैं तो सब्सक्राइब करके और उसमें लाइक कमेंट और जो भी करना है आप कर देंगे, शेयर कर देंगे। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करेंगे, और प्यारे बच्चों लाइक तो बनता है प्यारे बच्चों, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्यारे बच्चों इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही, तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको आप लोग पढ़ लेंगे, परीक्षा में एकदम ये कारीगर साबित होगा, इसमें से क्वेश्चन एकदम आ जाएगा, इसको आप बढ़िया से दोहरा लेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।